India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आइए शुरू करें कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित रूप से पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम, वकील राजशेखर राव ने दलील दी थी कि प्रसाद की सामग्री अपवित्र होना इतने लोगों की भावना और स्वयं देवता का अपमान है। कोर्ट को इसमें दखल देकर गाइड करना चाहिए। स्वामी के वकील ने कहा कि अगर भगवान के प्रसाद पर कोई सवाल या निशान है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के यह बयान देना कि प्रसाद में मिलावट है, यह बयान परेशान करने वाला है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है? स्वामी के वकील ने कहा कि निर्माण सामग्री बिना जांच के रसोई घर में जा रही थी। जांच से खुलासा हुआ। इसमें जिम्मेदार सिस्टम होना चाहिए सुपरविजन के लिए, क्योंकि यह देवता का प्रसाद होता है, जनता और श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है। इतना ही नहीं, इन आरोप से सद्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरोपों के बाद तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी ने खुद कहा है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि घी के जांच में खामियां मिली थी। टीटीडी ने शिकायतों पर एक्शन लिया। सरकार ने एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? रिपोर्ट जुलाई में आई, बयान सितंबर में आया। जस्टिस विश्वनाथन ने यह बात तब पूछी जब रोहतगी ने कहा कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है, जबकि जस्टिस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा भगवान को राजनीति से दूर रखें। जस्टिस विश्वनाथन ने राज्य से फिर पूछा कि जब तक आप मिलावट के लिए सुनिश्चित नहीं थे तब तक आप इस बारे में जनता के सामने कैसे गए? फिर जांच का उद्देश्य क्या था? राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले कुछ सालों में घी निजी विक्रेताओं से खरीदा जाने लगा है। गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आई और हमने टेंडर देने वाले के कारण बताओ नोटिस जारी किया। जस्टिस गवई ने पूछा कि जो घी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, क्या उसका इस्तेमाल प्रसाद के लिए किया गया था? राज्य सरकार ने कहा हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? कहा आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस बात का सबूत कहाँ है कि यही घी लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया गया था? राज्य सरकार ने बताया हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कितने ठेकेदार सप्लाई कर रहे थे? क्या मान्यता प्राप्त घी ही मिलाए गए हैं? कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे उपयोग किया गया है। यह परीक्षण किया गया और रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है, लेकिन जांच अभी लंबित है। राज्य सरकार ने कहा जब एक बार यह पाया गया कि उत्पाद उचित नहीं है तो दूसरा परीक्षण भी किया जाता है, उसके बाद फिर प्रयोगशाला में परीक्षण होता है। सरकार ने कहा 6 जुलाई को नई सप्लाई आई, इसे लैब में भेजा गया, हमें लैब रिपोर्ट मिली, तब तक यह घी इस्तेमाल नहीं हुए थे। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि आप कह सकते हैं कि टेंडर गलत तरीके से आवंटित किए गए हैं, लेकिन यह कहना कि यह घी इस्तेमाल किया गया है उसका सबूत कहाँ है? जस्टिस गवई ने पूछा इस मिलावटी घी का उपयोग किस सामग्री में प्रसाद के लिए किया गया था? देवस्थानम के वकील सिद्धार्थ लूथर ने कहा कि लोगों ने शिकायत की कि लड्डू का स्वाद ठीक नहीं था। जस्टिस गवई ने कहा कि आपके अनुसार जिस लड्डू का स्वाद अलग था, क्या उसे एनडीडीबी को भेजा गया था यह पता करने के लिए कि क्या उसमें मिलावट सामग्री थी? एसजी तुषार मेहता ने कहा यह धार्मिक विश्वास का मामला है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। यह आस्था का मामला है। अगर इस घी का इस्तेमाल किया गया है तो यह अस्वीकार्य है। यह देखा जाना चाहिए कि इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार था। इसकी जांच होनी चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मिलावटी घी के मामले में एसआईटी को जांच करनी चाहिए या फिर सीएम नायडू ने जो बयान दिया उस पर, जिससे सीधा लोगों की धार्मिक आस्था पर असर पड़ा है। हमारा मानना है कि भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यदि एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था तो कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा, जांच लंबित रहने तक ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा दिए गए ऐसे बयान से एसआईटी पर क्या असर होगा? अगर शिकायतें थी तो आपको हर टैंकर से नमूने लेने चाहिए थे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं जो यह दर्शाता है कि नमूने में इस्तेमाल किया गया घी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जस्टिस गवई ने कहा, इसमें पाम ऑयल भी हो सकता है। आपने कौन सी खास मटेरियल के बारे में बताया है जिससे पता चलता है कि इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया था? दूसरा ने कहा, एनडीडीबी रिपोर्ट में है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, रिपोर्ट कहती है कि यह सोयाबीन भी हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह मछली का ही तेल था। साथ ही कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य सरकार की एसआईटी काफ़ी है या किसी को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा यह विचार है कि जब जांच का आदेश दिया गया था तो उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए उचित नहीं था कि वो जानकारी के साथ सार्वजनिक करने जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने एसजी से कहा कि वह हमें यह अगली सुनवाई तक तय कर बताए कि राज्य सरकार की एसआईटी इस मामले की जांच के लिए पर्याप्त है या कोई और एजेंसी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित छात्र को राहत दी। लड़के ने आईआईटी में अपना प्रवेश पैसों की कमी के कारण खो दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की उस सीट पर प्रवेश दिया जाए जो उसे आवंटित की गई थी। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति निशा ठाकुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, उन्हें समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए ताकि किसी अन्य छात्र के प्रवेश में परेशानी न हो। याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश में एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से है। उसने 24 जून को शाम तक ग्रामीणों से 17,500 रुपए की राशि एकत्र की, लेकिन समय सीमा से पहले ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सका। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई कल्पनीय कारण नहीं है कि अगर याचिकाकर्ता के पास 17,500 रुपए की राशि का भुगतान करने का साधन होता तो वो राशि का भुगतान क्यों नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने असम के 47 निवासियों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर असम राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें 17 सितंबर 2024 के न्यायालय के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत निर्देश दिया गया था कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिया कि इस बीच पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन हुआ है। संक्षेप में मामला 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का अंतरिम आदेश पारित किया कि देश में उसकी अनुमति के बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अवमानना मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम में अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित करके न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। दावा किया कि वे भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं। अहमदी ने बताया कि ध्वस्तीकरण हो चुका है। उन्होंने यथास्थिति आदेश का अनुरोध करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण जारी है। याचिका में 20 सितंबर 2024 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया गया। इसमें असम के एडवोकेट जनरल ने वचन दिया था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उनके अभ्यावेदन का निपटारा नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बावजूद अधिकारियों ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्टर सिद्दीकी को युवा एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। 24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS डायस ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका खारिज की थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से अपराध में सिद्दीकी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत मिलता है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
राज्य और पीड़िता ने कैविएट दायर किए हैं। मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण के बारे में जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद महिला ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि सिद्दीकी ने 2016 में उसका यौन शोषण किया, जब फिर फिल्म उद्योग में उसे अवसर देने के बाद होटल के कमरे में मिली थी। सार्वजनिक आरोपों के बाद उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। केरल हाईकोर्ट ने सिद्दीकी का तर्क खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी घातक थी। हाईकोर्ट ने कहा, पीड़िता का उपरोक्त स्पष्टीकरण प्रशंसनीय है या नहीं, इसका अंततः मूल्यांकन किया जाएगा। प्री ट्रायल के बाद निर्णय लिया जाएगा। फिर भी यह तर्क की उपरोक्त देरी पूरे अभियोजन मामले को प्रभावित करती है, शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं है, खासकर जमानत आवेदन पर विचार करते समय। यौन शोषण और हमले के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक बाधाओं का अनुभव हो सकता है, जो मामले की रिपोर्ट करने में देरी को बढ़ावा देते हैं, जिसे अनिवार्य रूप से आघात के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि सिद्दीकी के खिलाफ आरोपित कृत बलात्कार की विस्तारित परिभाषा के दायरे में आएंगे। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में बताया गया कि यह बहुत चिंताजनक है कि सोशल मीडिया पर उस पीड़िता का नाम और फोटो वाले बहुत सारे पोस्ट हैं। सीजेआई ने कहा, हमने आदेश जारी कर दिया है, अब आदेश को लागू करना नोडल ऑफिसर का काम है। पश्चिम बंगाल सरकार को सभी मीडिया से तुरंत संपर्क करना चाहिए। वहीं मृत डॉक्टर के परिजन की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि कल यूट्यूब पर एक फिल्म भी रिलीज होगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पीड़िता पर आधारित है। सीजेआई ने कहा, अगर आपको फिल्म के रिलीज पर रोक लगवानी है तो आप कानूनी रास्ता अपनाएं। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अगर नोडल वकील नियुक्त किए जाते हैं तो हम इसकी सूचना उन्हें दे सकते हैं। सीजेआई ने कहा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसी भी अनधिकृत फोटो या वीडियो को अपलोड करने के संबंध में एक नोडल अधिकारी को नोटिफाई करेगा और वो अधिकारी उस फोटो या वीडियो को हटा देगा। वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता का नाम उजागर करने वाले पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई की जांच में बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, फिलहाल सीबीआई को जांच जारी रखने दें। सीजेआई ने कहा कि बलात्कार और हत्या के मामले के साथ वित्तीय अनियमितताओं दोनों पहलुओं पर सीबीआई जांच की है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के एक समूह के लिए पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि घटना के दिन कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वहीं वकील करुणानंदी ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई लोगों का जिक्र किया गया है और वो लोग उस दिन अपराध स्थल पर भी मौजूद थे। उनमें से तो कई अभी भी उस पद पर हैं। कम से कम उन्हें जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी की स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया कि यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है। यह तर्क दिया गया कि स्थायी समिति का चुनाव उपराज्यपाल के निर्देशों के आधार पर हुआ था और नगर आयुक्त आईएएस अधिकारी ने बैठक बुलाई थी। इसे अवैध माना जाता है क्योंकि केवल एमसीडी का मेयर ही निगम बैठक की तारीख, समय और स्थान तय कर सकता है, जहां स्थायी समिति का चुनाव होता है। दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन विनियम 1958 के विनियम 51 का संदर्भ देते हुए कहा गया कि स्थायी समिति का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में निगम बैठक में होना चाहिए। ऐसी बैठकों के लिए तिथि, समय और स्थान केवल महापौर द्वारा ही तय किया जा सकता है। यह कहा गया कि एमसीडी एक्ट की धारा 76 निर्दिष्ट करती है कि इन बैठकों के लिए पीठासीन अधिकारी महापौर या उनकी अनुपस्थिति में उप महापौर होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन विनियम 1958 के विनियम 51 का संदर्भ देते हुए कहा गया कि स्थायी समिति का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में निगम बैठक में होना चाहिए। इसके अलावा विनियमन 3 उपधारा 2 में निर्दिष्ट किया गया कि ऐसी बैठकों के लिए तिथि, समय और स्थान केवल महापौर द्वारा ही तय किया जा सकता है। यह कहा गया कि एमसीडी एक्ट की धारा 76 निर्दिष्ट करती है कि इन बैठकों के लिए पीठासीन अधिकारी महापौर या उनकी अनुपस्थिति में उप महापौर होना चाहिए। मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती की जा रही हो तो अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे गड़बड़ी के किसी भी आरोप से बचा जा सके। मणिपुर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने
योग्यता के आधार पर 4 सप्ताह में उम्मीदवारों की संशोधित चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें सभी समान स्थिति वाले व्यक्ति शामिल होंगे। यहां तक कि वे उम्मीदवार भी जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन नियुक्ति पाने के लिए मुकदमा नहीं किया। मामला मणिपुर में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था, जो 12 सितंबर 2006 की अधिसूचना के साथ शुरू हुआ था। जब शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लंबित थे तो स्थानीय दैनिक ने चयन प्रक्रिया का परिणाम प्रकाशित किया था, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई अवैधता की गई थी। राज्य द्वारा जांच समिति गठित की गई। कुछ उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में जाने के बाद आधिकारिक परिणाम अंततः घोषित किया गया। 1423 उम्मीदवारों का चयन किया गया। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं स्थान की कमी और शिक्षा बोर्ड द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं को छांटने के अभ्यास के कारण नष्ट हो गई। इससे उम्मीदवारों के उन आरोपों को स्वीकार कर लिया कि परिणाम की आधिकारिक घोषणा से काफी पहले स्थानीय समाचार पत्र में चयनित नामों के प्रकाशन से चयन प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक फैसले में स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 25 उपधारा 2 को अधिनियम की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरसन की मांग करने के लिए कब लागू किया जा सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 उपधारा 2 का दायरा अधिनियम के तहत पारित सभी प्रकार के आदेशों से निपटने के लिए पर्याप्त व्यापक है, जिसमें रखरखाव, निवास, संरक्षण आदि के आदेश शामिल हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 25 भाग 2 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संतुष्ट होना होगा कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, जिसमें परिवर्तन, संशोधन या निरसन का आदेश पारित करने की आवश्यकता है। परिस्थितियों में बदलाव केवल प्रतिवादी का ही नहीं बल्कि पीड़ित व्यक्ति का भी होना चाहिए, अदालत ने स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए पति की वित्तीय परिस्थितियों में बदलाव रखरखाव के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड हो सकता है, लेकिन इसमें पति या पत्नी के जीवन में अन्य परिस्थितिजन्य परिवर्तन भी शामिल हो सकते हैं, जो उस समय से हो सकते हैं जब रखरखाव का आदेश दिया गया था। अधिनियम की धारा 25 भाग 2 के आह्वान के लिए अधिनियम के तहत आदेश पारित होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरोपी अमित कात्याल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अमित कात्याल को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें अब केवल महीने में पहले सोमवार को ही जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और ईडी अपने अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। अमित कात्याल के वकील ने कहा कि अमित कात्याल की जब भी एजेंसी ने उन्हें बुलाई वो उसके सामने पेश हुए। इससे पहले उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना था। इस मामले में कात्याल को पिछले साल 11 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि कात्याल ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी और यह खरीद आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से की गई। क्रूरता और अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करने के 15 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने पत्नी के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर भरोसा किया। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के क्या क्या प्रावधान है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब है किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना, मदद करना या सहायता देना। इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 306 के तहत अगर कोई व्यक्ति सुसाइड के लिए अबेटमेंट के लिए दोषी पाया जाता है, धारा 107 आईपीसी में अबेटमेंट को उकसाने, साजिश करने या किसी कार्य को अंजाम देने में मदद करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सुसाइड भी शामिल है। गुजरात हाई कोर्ट के केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस छगन भाई कल्याण भाई भाभुर में कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी के सुसाइड को अबेट करने के लिए छोड़ा गया था। पत्नी ने अपने आखिरी शब्दों में बताया था कि उसका पति उससे अत्याचार और परेशानी दे रहा था, जिससे उसने आत्मदहन किया।
हालांकि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसकी मानसिक स्थिति को तस्दीक नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को मान्यता दी। कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32 पर आधारित होते हुए डाइंग डिक्लेरेशन को प्रमाणिक सबूत के रूप में माना और पति को धारा 306 और 498A के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और अत्याचार के लिए सजा देने का नोटिस दिया। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.